हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड मतलब होता है कि जो चीज़ें लिविंग हैं और वर्ल्ड में हैं, तो उनके बारे में जो क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बायोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी मतलब होता है, बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मतलब अगर हम किसी लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो हम उसको बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी के फादर हमारे कौन हैं? बायोलॉजी के फादर हमारे हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई भी लिविंग थिंग हो, जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम वो बायोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया था। एक थी हमारी बॉटनी और एक थी हमारी जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, मतलब बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, और जो हमारी जूलॉजी है, जूलॉजी हमारी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। देन फर्दर हम उनको कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस बनाए गए हैं। जैसे कार्डियोलॉजी, जिसमें हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, ऑर्थोलॉजी बोन रिलेटेड स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी जिसमें सेल की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। ऐसे फर्दर हमने बहुत सारे ब्रांचेस बनाए हैं, एज लाइक वायरोलॉजी जिसमें वायरस की स्टडी हम करते हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए गए साइंस के अंदर ही। जैसे साइंस के अंदर 3 ब्रांचेस होते थे पहले क्लास 9th में, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों ब्रांचेस एक ही में थे। तो सेम वैसे बायोलॉजी में भी हमने 2 ब्रांचेस कर दिए, एक हमारी बॉटनी और दूसरी हमारी जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम हमेशा प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि जूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। तो यहाँ हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी के फादर कौन है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि लिविंग वर्ड क्या है। जो हमारी क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या चीज़ें दी गई हैं लिविंग वर्ड के बारे में। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी चीज़ को बोलेंगे कि वो लिविंग है। मीन्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि कोई चीज़ लिविंग है। तो फर्स्टली हमको किसी भी चीज़ में अगर हमको पता करना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम फर्स्टली उसमें क्या देखेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग में देखा जाता है। ग्रोथ मीन्स होता है कि उसकी साइज़ में इंक्रीजमेंट होना। अब ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें भी हम साइज़ में इंक्रीजमेंट देखते हैं, एज लाइक कोई पत्थर बाहर पड़ा है तो उसके ऊपर भी और धूल मिट्टी के कण जमा हो जाते हैं, लेकिन वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब वो सिर्फ बाहरी ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं, मतलब उनके अंदर से ही चीज़ें ग्रो होती हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग है वो अपने जैसे नए लिविंग थिंग को रेप्लिकेट करके बना सकते हैं, मतलब वो अपने जैसे ही नए जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग थिंग का ही एग्जाम्पल है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब एक्सटर्नल कोई भी इन्वायरमेंट जब किसी लिविंग थिंग को वो स्टिमुलेट करेगा तो उसके लिए वो लिविंग थिंग रेस्पॉन्स भी करेगा। देन आती है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस में क्या होता है, जो लिविंग थिंग होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अपने मेंटेन करती है। अब हम बात करेंगे कि जो लिविंग थिंग होगी वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनी होगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग भी किसी न किसी चीज़ से मिलके बनी होती हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनी होती हैं। सेल जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब उनमें रेस्पायरेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सेल के अंदर के होते हैं, जो एक लिविंग थिंग के एग्जाम्पल्स हैं। देन हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक होता है
एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है जहाँ दो चीज़ें आपस में टूटती हैं, मतलब एक कोई चीज़ होती है वो रिएक्शन के थ्रू कैटाबोलाइज्ड हो जाती है। एनाबोलाइज्ड में रिएक्शन होता है जिसके थ्रू दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है इनका अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। मतलब अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो वो किसी और लिविंग के साथ अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगी। देन हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी मतलब वो अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो जब रेप्लिकेट करते हैं तो जो उनके नए बच्चे होते हैं वो सेम एज लाइक उनके मम्मी पापा के जैसे ही होते हैं, तो उनको हेरिडिटी कहते हैं। और वो अडॉप्टेशन भी दिखाते हैं। अडॉप्टेशन मतलब होता है कि इन्वायरमेंट जिन जिन चीज़ों को जो बदलाव हो रहे होते हैं, जो लिविंग थिंग होती हैं वो उन चीज़ों को भी अडॉप्ट करती हैं। अब ये फ्लो चार्ट है हमारा, जिसके थ्रू हम बात करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ लिविंग एग्जाम्पल। रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने जैसे दूसरे नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। हेरिडिटी क्या होती है, ये माता पिता के कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में जाते हैं। होम्योस्टैटिस इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बैलेंस करना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर कोई दो चीज़ें या तो आपस में मिलके कोई नई चीज़ बना रही होती है या तो उसमें एक चीज़ ब्रेक डाउन हो रही होती है। फिर जितने भी लिविंग थिंग होंगे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही बने होंगे और जितने भी लिविंग होंगे वो रिस्पॉन्स भी करेंगे। अगर हम उनको टच करेंगे तो हम उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे लाइफ के या लिविंग थिंग के। अब है अकॉर्डिंग टू वन डिफिनीशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम दैट मेंटेन होम्योस्टैटिस आर कंपोज्ड ऑफ सेल, have a life cycle, undergo metabolism, can grow, adopt their environment, respond to stimuli, reproduce and evolve। मतलब अगर हम बात करें इसके डिफिनीशन की तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ उन्हें कहेंगे जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे और जो इन्वायरमेंट के लिए एडाप्टेशन भी शो करेंगे, उनको हम बोलेंगे कि वो अलाइव हैं। अगेन हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायो मीन्स हमने देखा कि बायो क्या होती है, बायो मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, वैरायटी। तो जो लिविंग थिंग्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उनको ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुई, बायोडाइवर्सिटी हुई तो जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट हों, एनिमल्स हों, फंगी हों, प्रोटिस्टा हो या मोनेरा हो, वो सारे बायोडाइवर्सिटी हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं, तो उसका नाम हमने रखा है बायोडाइवर्सिटी। अब अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने बताया है कि आज तक में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिस्क्राइब की गई हैं। और ऐसा भी माना गया है कि अभी तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। मतलब अभी तक हमने जितने को आइडेंटिफाई किया है उतने कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी वैरायटीज़ में थे, तो इसलिए हमको इनको कैरेक्टराइज्ड करना पड़ा। मतलब इनको हम अलग अलग एक किंगडम बना के हमने इनको अलग अलग रखा है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन है दीज ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट इंक्लूडिंग डेंस फॉरेस्ट, थर्मल वेंट, ड्राई डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, फ्रॉस्ट। मतलब ये जो आइडेंटिफाई किए हमने ऑर्गेनिज्म इतने सारे 1.7 to 1.8 मिलियन, इनका हैबिटाट मतलब होता है उनका आवास, जहाँ वो रहते हैं वो उनका आवास जो था या हैबिटाट उनका जो था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इसलिए हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म को या वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को एक साथ रखा जिनके मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक मिलते थे। अब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को हम पढ़ तो सकते नहीं हैं, ना तो हम याद रख सकते हैं।
तो इसलिए हमने उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ढूंढे जो कि सिमिलर हों अदर स्पीसीज से, और हमने उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप में डिवाइड करने से हमको क्या हुआ कि जब हमने किसी एक स्पीसीज के बारे में पढ़ा तो बाकी के बारे में हमें अपने आप पता चल गया कि इनमें भी ऐसे ऐसे ही होता होगा। अब है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर हायर इन डेंस फॉरेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए गए तो डेंस फॉरेस्ट में पाए गए। डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल आर नन बाय देयर लोकल नेम विच वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमने ऐसा भी देखा कि जो प्लांट और एनिमल्स थे वो लोकल एरिया में अपने अपने नामों से जाने जाते थे। जैसे किसी गांव एरिया की कोई भाषा होती है तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स के अलग नाम थे, वही प्लांट और एनिमल जब हमने कहीं और देखे तो वहाँ के नाम अलग थे। तो इससे क्या हुआ, हमको प्रॉब्लम हुई कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि वो किस बारे में या किस स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। तो इसकी वजह से हमने रियलाइज़ किया कि हमको एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग उस नाम को सेम ही यूज़ करें। तो हमको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई। देन हमने क्या किया, हमने एक नॉमेनक्लेचर किया। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर की हिंदी होती है नामकरण करना। तो द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए सेट सिस्टम टर्म इज रिफर्ड एज नॉमेनक्लेचर। हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म के नेम रख दिए, नॉमेनक्लेचर कर दिए। अब बिफोर नॉमेनक्लेचर हमने क्या किया, फर्स्टली हमने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी नॉमेनक्लेचर से पहले। तो जितने भी साइंटिस्ट थे वर्ल्ड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रोसीजर साइंटिस्ट की बनाई जिसमें उन्होंने फर्स्टली आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। अब साइंटिस्ट ने एक बेस पे ही प्लांट्स का नाम रखा, तो जिस बेस पे उन्होंने रखा उसको उन्होंने उस पूरे नोमेनक्लेचर का नाम रख दिया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। मतलब जो बॉटनिकल नेम होंगे या नोमेनक्लेचर होंगे वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होंगे, ना कि वो लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया में ही बोले जाएंगे उस नाम को। वो पूरे इंटरनेशनल में हम कहीं भी जाएं पूरे विश्व में वो नाम हमको सेम ही मिलेंगे। तो साइंटिस्ट ने एक ऐसे साइंटिफिक नेम रख दिया प्लांट्स का। अब हम एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करें, अब हमने प्लांट को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन अब हम एनिमल को क्या करेंगे, तो सेम हमने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रख दिया। मतलब एनिमल्स के लिए जो नाम हमने रख दिया उसको जूलॉजिकल हमने बोल दिया, बाकी चीज़ें हमने सेम ही रखी। नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ कि जो नाम हमने रखा था इंटरनेशनली वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे वर्ल्ड में उस नाम को उसी चीज़ से समझा जाता था। इट्स डिस्क्रिप्शन शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। मतलब हम पूरे विश्व में कहीं भी जाएं लेकिन हम उस चीज़ को सेम ही नाम से जानेंगे, तो इससे हमको आइडेंटिफाई करने में और पढ़ने में भी ईजी हुआ। अब ऐसे ही कुछ और भी नाम बनाए गए, जैसे हमने तो स्टार्टिंग में हमने पूरी जितनी बायोडाइवर्सिटी थी उनको 2 ही पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो जब हमने सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड किया था तब तक के लिए तो इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर ठीक था, लेकिन जब हमने बाकी भी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया एज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़ों को, तो हमको फर्दर नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। तो हमने बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया रखा। और कल्टीवेटेड प्लांट, मतलब जो कल्टीवेटेड प्लांट थे उनके नाम के लिए भी हमने नई नोमेनक्लेचर बनाई। और इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वायरस के क्लासिफिकेशन के लिए और नोमेनक्लेचर के लिए भी हमने अलग क्लासिफिकेशन बनाया। देन हमने क्या किया कि द नेम ऑफ द ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कंपोनेंट। अब हमने फर्स्टली, हमारे पास कई तरह के सिस्टम आए थे, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे सिस्टम्स आए थे। तो जो फर्स्ट सिस्टम थी नोमेनक्लेचर की, उसमें क्या किया गया था, जब उसका नाम रखा गया था तो उसमें 2 कंपोनेंट आए थे। 2 कंपोनेंट कौन कौन से आए थे, फर्स्ट कंपोनेंट आया था जेनरिक नेम और सेकंड कंपोनेंट आया था स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज नेम भी बोल सकते हैं। तो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर जो थी वो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानी जाती थी। उसको किसने दिया था, उसको कैर्लस लिनियस ने दिया था। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था।
एग्जाम्पल के लिए हम मैंगो या किसी भी एक प्लांट का या एनिमल का नाम ले लेते हैं एज लाइक मैंगो। अब मैंगो का हमने जो नाम रखा था इंटरनेशनल वाला, उसको हमने रखा था मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका में जो फर्स्ट वाला मैंजीफेरा है वो जेनरिक नेम है मैंगो का, और जो इंडिका है वो शो कर रहा है स्पीसीज नेम को। तो मैंजीफेरा जेनस नेम है और इंडिका स्पीसीज नेम है। अब उन्होंने, जैसे हमने देखा कि कैलस लिनियस जी ने बायनोमियल सिस्टम दे दिया है नोमेनक्लेचर के लिए, तो उन्होंने कुछ रूल दिए, यूनिवर्सल रूल दिए उन्होंने, जिसको हर जगह एक्सेप्टेड किया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। तो उस रूल में क्या क्या चीज़ें थी अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल था उसमें था बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होगी वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में होगी, लेकिन वो इटैलिक में लिखी जाएगी, और वो जब भी कहीं भी ड्राइव्ड होगी तो वो लैटिन वर्ड में ही ड्राइव्ड होगी। देन जो सेकंड रूल आया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो साइंटिफिक नेम होगा ऑर्गेनिज्म का वो फर्स्ट पार्ट होगा, मतलब जो जेनस है वो हमेशा पहले लिखा जाएगा और जो स्पीसीज है वो हमेशा सेकंड नेम में लिखी जाएगी। अब जब भी हम साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन में लिखते हैं तो हम दोनों पार्ट को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर वो प्रिंटेड है तो वो इटैलिक या लैटिन से होंगी। मतलब फर्स्ट रूल ने क्या कहा कि जनरली वो लैटिन लैंग्वेज होंगी लेकिन इटैलिक में लिखी जाएंगी। सेकेंड रूल में कहा गया कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा जेनस को ही रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड इनका जो रूल था उसमें कहा गया कि अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं किसी भी नोमेनक्लेचर को तो हम उन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। सेपरेटली अंडरलाइन मीन जैसे हमने मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका लिखा तो हम मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। देन हम बात करेंगे द जेनस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर वाइल द स्पीसीज एपिलेट स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। मतलब जब हम फर्स्ट नेम लिखेंगे तो उसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेकंड नेम जो स्पीसीज नेम है उसको हम स्मॉल से ही स्टार्ट करेंगे। ये चार इनके यूनिवर्सल रूल थे जिससे नीट में भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ये कभी कभी चार ऑप्शंस आपको दे देंगे, किसी में अंडरलाइन कर देंगे, किसी को कैपिटल लेटर बोथ लिख देंगे, किसी को बोथ स्मॉल लेटर कर देंगे, किसी में बस एक में अंडरलाइन करके एक को छोड़ देंगे। तो उसमें आपको सही ऑप्शन पहचानना होगा। तो ये यूनिवर्सल रूल जो था इनके नोमेनक्लेचर के लिए चार रूल थे, इनको आपको याद रखना है। देन 2 रूल्स और आए थे इनके। इन्होंने क्या कहा था कि सम टाइम हम जिस ऑथर ने डिस्कवरी की है उस ऑथर का नाम हम थर्ड नेम की जगह लिख सकते हैं। और जो 6th लॉ इनकी थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, मतलब हम हमेशा प्रायोरिटी वाइज ही नाम को लिखेंगे। अब हम देखेंगे आगे इन्होंने क्या बताया था। अब कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम। अब जितने भी हमारे एनसीईआरटी में हैं वो तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है नीट के पर्पज़ से, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हमको याद करने होते हैं। तो ह्यूमन का साइंटिफिक क्या नेम है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। होमो क्या है, इसका जेनरिक नेम है और सैपियंस इसका स्पीसीज नेम है। सेम एज लायन का पैंथेरा लियो, डॉग का कैनिस फैमिलियरिस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे ये हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब हमको क्लासीफाई क्यों करना पड़ा। बायोडाइवर्सिटी थी ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग थिंग थे वो भी ठीक है, लेकिन हमने क्लासीफाई क्यों किया। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इतने सारे लिविंग को या इतनी सारी वैरायटी ऑफ लाइफ को स्टडी करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, ये ऐसे बोले कि इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए हमको क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने एक ग्रुप या एक कैटेगरी बना दी है उस बेसिस पे जिस बेसिस पे उनके कैरेक्टर मिलते हों। जैसे कि हमने प्लांट एक कैटेगरी बनाई, तो प्लांट में जितने भी प्लांट हैं उन सभी में रूट लीफ ये सारी चीज़ें होंगी, तो हमने उनको प्लांट में रख दिया। एज लाइक हमने मैमल्स को एक ग्रुप बना दिया, तो मैमल्स में हमने किनको रखे, मैमल्स में हमने उनको रखे जिनके एक्सटर्नल एयर हैं, बॉडी पे जिनके हेयर हैं, जिनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, उनको हमने मैमल्स ग्रुप में रखा।
तो हमने उनमें कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक पाए। जब हमको सेम कैरेक्टरिस्टिक मिले तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया, और ग्रुप में रखने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम किसी एक के बारे में पढ़ के सबके बारे में जान सकते थे। ये हमारे लिए अच्छा था। अब हम बात करेंगे कि टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन जो होती है वो एक ग्रुप होती है। एक या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन को जब हम एक साथ रख देते हैं तो हम उसको टैक्सॉन बोलते हैं। अब है द ऑर्गेनिज्म विद इन ए टैक्सोनॉमिक यूनिट शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक टैक्सोनॉमिक यूनिट के अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे वो मोस्टली कॉमन होंगे, तभी तो हमने उनको एक ही उसमें रखा है। टैक्सा क्या होती है, वो बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। प्लांट जो होते हैं वो टैक्सॉन से छोटे या बड़े बने होते हैं। अब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का ऑन द बेसिस ऑफ हर कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने कैरेक्टराइज करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखने होता है, जैसे कि हमको फर्स्टली आइडेंटिफाई करना होता है। अब टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को तो नहीं रख सकते, तो हमको किसी भी चीज़ की टैक्सोनॉमी करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल सारे स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो कैरेक्टराइजेशन होगा उसमें हम सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम क्लासीफाई करेंगे, देन नोमेनक्लेचर करेंगे। मतलब सबसे पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को पहचानेंगे, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन चीज़ों के और कैरेक्टर सेम हैं, देन हम उनको क्लासीफाई करेंगे और फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे। उसके बाद ही हम उनका नाम रखेंगे। तो मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें रिलेशनशिप में ऑर्गेनिज्म के बिटवीन, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी में आ गए हैं, मतलब उनके बीच में भी हमको बहुत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब सिस्टमिक जो ये हमारी आई है क्लासिफिकेशन, इसमें हम एक सिस्टम से ही क्लासीफाई करते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले हम कैरेक्टराइज करेंगे, मतलब उनके कैरेक्टर्स को पहचानेंगे, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर के बाद भी हम डाइवर्सिटी को इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने उनको उनमें रखा है वो सही भी है या नहीं है। इसके आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर दें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको पुट अप कर दें, मैं उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।